आज हम लोग जो है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थियरी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 1905 में आइंस्टाइन ने दिया था। तो दैट मीन्स आज हम लोग जो है कि आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक थियरी के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइंस्टाइन्स थियरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो इस थियरी को जो है कि आइंस्टाइन ने दिया था, एक्सप्लेन किया था। आइंस्टाइन explains the phenomena of photoelectric effect on the basis of quantum theory. And he was successful to explain the effect of light on the emission of electrons from the surface of metals। ठीक है, तो आइंस्टाइन जो है कि 1905 में सक्सेसफुली एक थ्योरी दिया, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम थ्योरी को बेस्ड थ्योरी थी, जिसकी हेल्प से जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से लॉज हैं वे सक्सेसफुली क्या होते हैं, एक्सप्लेन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने एजम्पशंस दिया। यहाँ पर दो एजम्पशंस है, एजम्पशंस। ठीक है, फर्स्ट एजम्पशन कि कोई लाइट है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू है। ये लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू consist of quanta of energy। ठीक है, which is also known as photons, consist of photons। ठीक है, तो ये photons होता है। ठीक है, the energy of one photon is h nu, the energy of one photon is h nu, where h is Planck constant। ठीक है, ये हो गया। सेकेंड एग्जाम्पशन कि जब कोई फोटो मेटल पर या फोटो सेंसिटिव मेटल्स पर सरफेस पर जब लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट जो है कि इंसिडेंट होता है, तो एक फोटॉन जो है कि एक इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या होता है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो वन फोटॉन या ए फोटॉन इज कंप्लीटली ऑब्जर्व्ड बाय ओनली वन इलेक्ट्रॉन, या we can say that one electron
absorbs only one photon। ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि या एक फोटान जो है वो कम्प्लीटली एक इलेक्ट्रॉन द्वारा एब्जॉर्ब होता है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन जो है कि एक ही फोटान को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, वो भी कम्प्लीटली एब्जॉर्ब करता है। ये नहीं कि एक फोटान है उसके हाफ पार्ट्स को एक इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया और उसका हाफ पार्ट जो है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लाइट है, लाइट के जो क्वांटम्स होते हैं, छोटे छोटे उसके पार्ट्स होते हैं एनर्जी के, ठीक है, जिसको हम क्वांटम या फिर फोटॉन्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है कि अब पार्टिकल नेचर भी हमारा यहाँ पर आ रहा है। लाइट का वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह जो डिस्कवरी हुई थी, इसकी डिस्कवरी तो हुई थी 1887 में, हर्ट्ज ने किया था, बट इसकी जो थियरी आई थी वो यहाँ पर आई थी 1905 में, और यहाँ पर इसकी डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो यहाँ से 1905 में ही एक कंसेप्ट आ गया कि जो लाइट होता है उसमें डुअल कैरेक्टर होता है, वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। हालांकि जो थियरी थी डुअल नेचर की थियरी वो 1924 में आई थी। ठीक है, इससे जो है कि काफ़ी समय बाद आई थी, लगभग 19 साल बाद। ठीक है, लेकिन यह कंसेप्ट जो है कि पहले से ही हिडन इसमें था, फोटॉन्स के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पशंस होंगे, इस एग्जाम्पशंस के बेसिस पर जो है कि हम लोग थियरी को देखेंगे कि आइंस्टीन ने किस तरह से थियरी को दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं कि आइंस्टीन ने किस तरह से अपनी थियरी को जो है कि डेवलप किया था। तो हमें पता है कि जैसे ही फोटो कैथोड पर या फिर फोटो सेंसिटिव प्लेट्स पर लाइट इंसिडेंट होती है, जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, न्यू है, तो उसमें जितने भी फोटॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, एच न्यू होती है। ठीक है, तो एच न्यू एनर्जी का फोटॉन्स क्या हो रहा है, किसी फोटो सेंसिटिव प्लेट्स पर इंसिडेंट हो रहा है, तो उसका जो है कि कुछ पार्ट्स जो है कि जब वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है तो उसका जो कुछ पार्ट्स एनर्जी का, एच न्यू एनर्जी का, वो क्या करता है, वो जो है कि वर्क करने में चला जाता है, वह वर्क करने में जिससे कि इलेक्ट्रॉन क्या सरफेस पर आ सके, मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन सरफेस पर आ सके और सरफेस से वह मूव करने के लिए कैपेबल हो सके। तो इसमें से कोई मान लेते हैं लाइट है, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू विथ photons of energy h nu is incident on a photosensitive या फिर फोटो कैथोड बोल सकते, फोटो कैथोड। ठीक है, बट part of this energy is used to eject the electron from the atom of the metal to the surface। ठीक है, तो एच न्यू एनर्जी का जो कुछ पार्ट्स है वो क्या जाता है, वह जो है कि यहाँ पर यूज हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, सरफेस को लाने के लिए, एंड रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ एनर्जी retained with
retains the ejected electrons in the form of kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, वो उस इलेक्ट्रॉन के पास बचा रह जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये hν फ्रीक्वेंसी एनर्जी का जो इम्पोर्टेंस है, एक इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब करता है, तो यह जो एनर्जी होगी hν, ये क्या होगी, इक्वल टू होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं यहाँ पर, फोटो इलेक्ट्रॉन प्लस वर्क डन। ठीक है, वर्क डन टू इंजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। ये एनर्जी जो होगी, या इसको हम चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ ए फोटॉन। ठीक है, तो ये हो जाएगा एनर्जी ऑफ फोटॉन जो होगा वो कहाँ यूज हो जाएगा, एक तो वर्क डन करने में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन को बाहर सरफेस को लाने के लिए, और दूसरा जो है कि जो बचेगा पार्ट्स वह जो है कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में फोटो इलेक्ट्रॉन्स के पास रिटेन रहेगा। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ एप्लीकेबल है, यहाँ पर यूज किया गया है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, इसके बाद जो है कि इसको यदि इसको लिखना चाहें सिंबॉलिक फॉर्म में, ये हो जाएगा hν, और इलेक्ट्रॉन का मास यदि m है और इसकी जो वेलोसिटी है v है, तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ m v² काइनेटिक एनर्जी को, और इसमें जो वर्क डन है उसको मान लेते हैं w है, तो ये हो जाएगा hν इक्वल टू हाफ m v² w। hν इक्वल टू हाफ m v² प्लस w हो गया। w क्या है, वर्क डन है, या यह एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि रिक्वायर होता है इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर लाने के लिए। ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, इस इक्वेशंस को हम बोलते हैं आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। दिस इज नोन एज आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ W क्या है, हियर W इज नोन एज वर्क फंक्शन। ये क्या होता है, वर्क फंक्शन कहलाता है। ठीक है, वर्क फंक्शन की डिफिनीशन क्या होती है, आप लिख सकते हैं डिफिनीशन, वर्क फंक्शन ठीक है, इट इज ए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to eject the electron from the metal। ठीक है, तो मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को इंजेक्ट करने में जितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही हमारा क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है। ठीक है, देखिए वर्क फंक्शन जो होता है इक्वल होता है वर्क फंक्शन W इक्वल टू होता है hν0। hν0 की क्या होता है, बराबर होता है, दैट मीन्स W इक्वल टू hν0। ठीक है, न्यू क्या है, ν0 क्या है, ये ν0 इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या है, थ्रेशोल्ड
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हम इक्वेशन 2 सपोज कर सकते हैं, W = h न्यू 0, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो आइंस्टीन ने ये एज्यूम किया कि जो लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू है, तो उसमें फोटान्स होते हैं, ईच फोटान्स की जो एनर्जी होती है h न्यू होती है, ठीक है। इसको जब हम मेटल सरफेस पर या फोटो कैथोड्स पर या फोटो सेंसिटिव प्लेट्स पर जब इंसिडेंट करते हैं, तो इस एनर्जी का एक फोटान्स जब एक इलेक्ट्रॉन द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है, इसका कुछ पार्ट्स जो है कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में यूज हो जाता है, और रिमेनिंग पार्ट्स जो है कि उसके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रिटेन हो जाता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन प्लस वर्क फंक्शन डन टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, या इसको हम वर्क फंक्शन बोल सकते हैं बाद में। तो ये हो जाएगा h न्यू = ½ mv² प्लस w, या m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v जो है कि वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जिस वेलोसिटी से वो मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, वो वेलोसिटी हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब यही इक्वेशन जो इक्वेशन 1, इसी को हम बोलते हैं आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। w यहाँ पर क्या वर्क डन है, वर्क डन जो है कि मिनिमम अमाउंट होती है एनर्जी की जिसको इलेक्ट्रॉन जो है कि एब्जॉर्ब करके सरफेस पर आ जाता है मेटल से, ये मिनिमम एनर्जी है, ठीक है। तो यह मिनिमम एनर्जी जो हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होती है, W = क्या आता है, h न्यू। तो h न्यू जो है वो क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर। तो इस तरीके से यह हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालना चाहें तो हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें इक्वेशन 2 न्यू 0 = W/h, न्यू 0 = W/h, या लिख सकते हैं वर्क फंक्शन अपॉन प्लांक कांस्टेंट, ये हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन आ जाता है। वर्क फंक्शन किसी मेटल का पता है कि इस मेटल का वर्क फंक्शन इतना है, तब उसका जो है कि फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं कि हाँ हमें जो रेडिएशन यूज करना होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी कितनी रखनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यह जो आया इक्वेशन 2, इसको हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो देन सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 में रख देंगे तो क्या है इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है h न्यू = ½ mv² प्लस w के स्थान पर हमें क्या रखना है, h न्यू 0, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो h न्यू 0 जो होगी, इस केस में जो हमारी वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की वो क्या होगी, मैक्सिमम, यहाँ पर ये क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, ठीक है। यहाँ पर v क्या है, v मैक्स जो है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं ½ mv max स्क्वायर = ये हो जाएगा h न्यू माइनस h न्यू 0, ठीक है। ये हमें एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। ये इक्वेशन हम मान सकते हैं इक्वेशन 3, ठीक है। अब इसके बाद जो है कि फ्रीक्वेंसी को हम वेवलेंथ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है न्यू = c/λ। c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ, ठीक है। ये क्या था, फ्रीक्वेंसी थी।
तो यहाँ पर हम रख देंगे, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू एच, सी को कॉमन लेंगे तो एच सी हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1/λ माइनस λ जी। ठीक है, ये इक्वेशन हम मान सकते हैं इक्वेशन। यहाँ पर दो इक्वेशन हमें एडिशनल मिले हैं, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को भी हम आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इक्वेशंस 3 and 4 also known as Einstein's फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसको भी हम फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा जीरो जो है ये क्या है, न्यू जीरो की तरह ये क्या है, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ है। ठीक है, तो इससे ये जो है इससे हम लोअर वेवलेंथ का रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे, तभी जो है कि हमें क्या होगा, मिलेगा हमें फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। अदरवाइज इससे लार्जर वेवलेंथ का हम रखेंगे तो हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यह इस न्यू जीरो जो है कि ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन लैम्डा जीरो से क्या होना चाहिए, वेवलेंथ कम होनी चाहिए। ठीक है, तो यह जो है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने का क्या है, इन्होंने इक्वेशंस दिया था आइंस्टाइन ने, तो यह हमने मेन इक्वेशंस हैं ये सब। ठीक है, तो यहाँ से जो है कि हम एक्सप्लेन करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस के जो लॉ है उसको किस तरह से इन्होंने इस इक्वेशंस की हेल्प से एक्सप्लेन किया, उसको हम लोग अभी देखेंगे। आइए आप देखते हैं कि किस तरह से आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस की हेल्प से लॉज ऑफ जितने भी लॉज बना थे हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो पहला हम लोगों ने देखा था एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो पहला लॉ में था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो आइंस्टाइन के इक्वेशन के अकॉर्डिंग, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग हाफ एम वी मैक्स इक्वल टू एच न्यू, ब्रैकेट में न्यू जीरो लिख सकते हैं, तो एच न्यू माइनस न्यू जीरो। ठीक है, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू जीरो। तो यहाँ पर यदि हम ले लेते हैं इफ न्यू इज लेस देन न्यू जीरो, इफ न्यू इज लेस देन न्यू जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, लेस देन जीरो। और यहाँ पर ये मास से पॉजिटिव होगा, 2 फैक्टर पॉजिटिव है। यहाँ से हम देखें तो वी मैक्स जो होगा या वी स्क्वायर जो होगा ये क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। वी स्क्वायर क्या है, नेगेटिव। वी स्क्वायर नेगेटिव तो मतलब क्या होगा, स्क्वायर वैल्यू निगेटिव कैसे हो जाएगी, स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। यहाँ पर ये जो है कि यहाँ से हमें ये पता चला है कि न्यू जो है कि लेस नहीं हो सकता न्यू जीरो से। दैट मीन्स कि न्यू जो होगा वो हमेशा क्या होगा, न्यू जीरो से ग्रेटर ही होगा। दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस explains existence of threshold। ठीक है, तो ये हो गया पहला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात हो गई। ठीक है,
अब आते हैं दूसरा बात करते हैं, यदि हमें कोई लाइट लिया है, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू विच इज ग्रेटर देन न्यू जीरो, न्यू क्या है, न्यू जीरो से ग्रेटर है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, ठीक है। और इसके बाद जब हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, इफ इंटेंसिटी इज इंक्रीज देन फोटो करेंट विल इंक्रीज। हमने देखा था यहाँ पर इंटेंसिटी है, ठीक है, यहाँ पर फोटो करंट है, फोटो करंट ये क्या था, इस तरह से लिनियरली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये कैसे हो रहा है, तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब ये हुआ कि जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसका अमाउंट हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। इंटेंसिटी जो है कि लाइट के अमाउंट के प्रोपोर्शनल है, अमाउंट ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये जितने भी लाइट है जो इंसिडेंट कर रहे हैं, चाहे यूवी विजिबल हो या विजिबल हो, इंफ्रारेड हो, एक्सरे या गामा रे, जो भी है, उसमें क्या है, फोटॉन्स होते हैं, ठीक है। और हर फोटॉन्स की एनर्जी होती है, वो उसके फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो यदि फ्रिक्वेंसी न्यू है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, एच डी होगी। तो यदि हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स इसके नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जब बढ़ते हैं तो उनसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट होंगे वो भी क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। तो उसका इंक्रीज करने का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन से इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब करंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी बढ़ाने पे क्या होगा, ये एच न्यू का जो नंबर होगा ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो एच न्यू जो होंगे, इसका नंबर जो होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। मीन्स फोटॉन्स बढ़ जाएगा, फोटॉन्स विल इंक्रीज, ठीक है। और ये इंक्रीज कराएगा इलेक्ट्रॉन्स के इमिशन को, और ये इंक्रीज कराएगा करंट, ठीक है। तो इस तरीके से इंटेंसिटी के साथ फोटो करंट का वेरिएशन जो है कि एक्सप्लेन हो जाता है। तीसरा लॉ कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, वह जो है कि डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है, या फिर फोटो करंट जो है फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ता है। ये फोटो करंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। ये हुआ फोटो करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, हमने देखा था इसमें ये अलग अलग अब फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, तो ये क्या होता है, इस तरीके से ऊपर की तरफ फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर करंट बढ़, ठीक है, अलग अलग जा रहा, बढ़ रहा करंट। तो ये हमने देखा था। तो इसमें इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, तो इसका एक्सप्लेनेशन यह है कि इस इक्वेशन से देखा जाए, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू एच वी माइनस वी जी, ये इक्वेशन से देखा जाए तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाएगा, ये तो कांस्टेंट है फ्रीक्वेंसी। इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी इंक्रीज्ड। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब क्या, उनकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, और वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी तो जो फोटो डिटेक्टर या कलेक्टिंग प्लेट है, इनोड प्लेट, वहाँ पर जो पर यूनिट टाइम जो इलेक्ट्रॉन्स रीच करेंगे उनकी संख्या भी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो इंक्रीज कर जाएगी, दैट मीन्स करंट भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से एक्सप्लेन हो जाता है कि हमारा जो
करंट है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक ना। करंट हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा विथ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो नेक्स्ट अब आते हैं, देखते हैं पांचवा जो लॉ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ mv मैक्स का स्क्वायर जो होगा वो होता है h न्यू माइनस न्यू, ठीक है। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। यदि हम इलेक्ट्रॉन को v पोटेंशियल से क्या करते हैं, v पोटेंशियल से यदि इसको एक्सेलरेट करते हैं, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी जो होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल v, देन हाफ m v मैक्स जो होगा ये होगा e v के, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख देंगे तो ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट e v इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू जीरो, ठीक है। तो e v इक्वल टू हो गया h न्यू माइनस न्यू जीरो। यहाँ पर हम देख रहे हैं यह जो v है, ठीक है, यह जो है कि डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी को यदि हम चेंज करते हैं तो ये भी क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ही है। यह चेंज किया जाएगा तो ये भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल एक तरह से, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है कि हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर बढ़ता है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी हमें पता है हमें देखा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल में इस इक्वेशन में इंटेंसिटी का कोई फैक्टर नहीं आ रहा है। तो दैट मीन्स जो है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है कि इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो 6 जो है लास्ट लॉ कि जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। मेटल के सरफेस का टेम्परेचर क्या है क्या नहीं है उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन does not depend on the intensity or temperature, does not depend on the temperature of the metal surface, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आइंस्टीन के फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में यहाँ पर कोई भी टेम्परेचर फैक्टर नहीं है। ये इक्वेशन क्या है, इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर से, इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर, ठीक है। इसमें टेम्परेचर का फैक्टर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब जो है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है कि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। और ये अभी देख सकते हैं टाइम लैग का, ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन जो है कि एक फोटॉन को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ये क्या करता है, एक फोटॉन को एब्जॉर्ब करता है, और फोटॉन की एनर्जी क्या है, h न्यू है, जो कि ग्रेटर देन h न्यू 0 है, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए इस इक्वेशन से तो h न्यू और यहाँ पर h न्यू माइनस h न्यू 0 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव वैल्यू होगी तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन
रिटार्ड करेगा वैसे ही उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, और इंक्रीज करने के साथ जब वेलोसिटी आ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन उधर मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो वो इंस्टेंटेनियस होता है, इसमें टाइम का लैग नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है कि आइंस्टीन्स की फोटोइलेक्ट्रिक थ्योरी को देखा, और उसके हेल्प से हमने जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट लॉज हैं उसको क्या किया, एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो आई होप ये कंसेप्ट आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।